अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो वेरी वेल, हम लोग चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का टॉपिक डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने ऑस्मोसिस की बात की थी और टॉनिसिटी की बात की थी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन को डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ डिफ्यूजन, आपने एग्जांपल के साथ बताना होता है। व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। या समटाइम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की डेफिनेशन आ जाती है, समटाइम आइसोटोनिक की आ जाती है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और लॉन्ग में भी 2-3 टॉपिक्स को मिलाकर दे सकते हैं। तो काइंडली रिविजन चल रही है, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो आज जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज वो है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑस्मोसिस का टॉपिक जो है वो इंक्लूड किया है और क्योंकि ये ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है तो इस टॉपिक को भी हम लोगों को करना पड़ेगा। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेड ब्लड सेल ले लेते हैं एनिमल सेल का, ठीक है, एनिमल सेल में से हम आरबीसी ले लेते हैं। आरबीसी भी तो एक सेल है। तो एनिमल की बॉडी में से अगर हम लोग आरबीसी लेते हैं और उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितना वाटर अंदर आ रहा है सेल के उतना ही बाहर भी जा रहा है। तो इसी तरह सेल का जो है स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, सेल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम इसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, यानी कि जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली कम है, उसमें डाल देते हैं तो फिर क्या होगा, वाटर जो है वो सेल में एंटर होगा। जब वाटर सेल में एंटर होगा सेल स्वेल कर जाएगा। जब वो स्वेल हो जाएगा तो जो सेल है वो रप्चर हो जाएगा, बलून की तरह फट जाएगा। जैसे अगर हम बलून को जो है ओवरफिल कर देते हैं तो बलून फट जाता है, इस तरह सेल भी फट जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें तो सेल जो है वो क्या करेगा, अपना सारा वाटर लूज़ कर देगा और इसकी वजह से सेल का साइज़ जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल जो है, एनिमल सेल, वो आइसोटोनिक जो सोल्यूशन है या आइसोटोनिक कंडीशन है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। अब हाइपरटोनिक में ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि हमेशा वाटर ने जो है वो क्या करना है, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस है तो वाटर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से मूव करके कम वाटर वाले एरिया में जाएगा। तो हाइपर में क्या होगा, अंदर वाला इन्वायरमेंट हाइपर है, बाहर वाला हाइपो है, तो मूवमेंट क्या होगी, वाटर की अंदर से बाहर हो जाएगी। इस वजह से सेल श्रिंक कर जाएगा। और हाइपो में जब सेल का इन्वायरमेंट हाइपो है तो बाहर का इन्वायरमेंट कंपैरेटिवली हाइपर है, तो बाहर से वाटर जो है वो क्या करेगा, मूव करके अंदर आ जाएगा, सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा और अल्टीमेटली वो रप्चर हो जाएगा। प्लांट में अगर हम ये बैलेंस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को, तो वो एनिमल के निस्बत थोड़ी से जो है वो डिफरेंट होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि प्लांट सेल के जो आउटर साइड है या मोस्ट आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि रिजिड होती है। तो जो हमारे पास प्लांट सेल है वो ज़्यादातर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक आपको पता है, हाइपो का मतलब लेस होता है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वो होगा जिसमें सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली लो होगी बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब अब क्या होगा, जब हमारे पास हाइपोटोनिक में हम लोगों ने इसको प्लेस किया तो वाटर जो है वो मूव करेगा इनसाइड द सेल और फिर क्या करेगा, वैक्यूल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वैक्यूल जो है वो बेसिकली वाटर स्टोरेज करता है। अब जब वैक्यूल में जाएगा, वैक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। वैक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेस करेगा, जो अंदर का प्रेशर है या अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो वैक्यूल है वो वाटर से भर चुका है, वो एक प्रेशर लगा रहा है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेशर लग रहा है। उस प्रेशर की वजह से सेल के इंटीरियर वॉल जो है ना, सेल वॉल, उस पर प्रेशर लगेगा। जब उस पर प्रेशर लगेगा थोड़ी सी लिटिल एक्सपेंड हो जाएगी। अब क्योंकि सेल वॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो सेल जो है रप्चर नहीं होता। अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल की तो रप्चर हो जाता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती। ये रप्चर नहीं होता बल्कि रिजिड हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, बेसिकली इस कंडीशन को हम टर्गर बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पास इंटरनल वाटर है
या इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो सेल का, ठीक है, इंटरनल वाटर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर और इस फिनोमिना को बोलते हैं टर्गर। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, जो प्लांट सेल है वो फ्लैसिड हो जाएगा, वो अपना जो कह लें कि अपनी टर्जिडिटी को लूज़ कर देगा। हाइपरटोनिक में अगर हम रखते हैं तो सेल जो है वो क्या करता है, अपना वाटर लूज़ कर देता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। और प्लाज्मोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज हो जाती है। यानी कि जब हम लोग सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो फिर प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमिना देखने को मिलता है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में भी होता है प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जब उनका भी साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अब यहाँ पर डायग्राम है जिसमें सब कुछ जो है बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले एनिमल सेल की बात करते हैं। तो एनिमल सेल में आप देखें, जब हमने उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो सेल रप्चर हो गया। रप्चर क्यों हो गया, क्योंकि बाहर से जो वाटर है वो सेल के अंदर आ रहा है। सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर प्रेशर डेवलप करेगा, क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो सेल जो है वो इस प्रेशर को बेयर नहीं कर पाएगा और उसकी रप्चरिंग हो जाएगी। आइसोटोनिक में देखें तो आइसोटोनिक में क्योंकि बाहर वाला और अंदर वाला इन्वायरमेंट जो है वो सेम है, तो जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा, तो सेल जो है वह नॉर्मल रहेगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो हाइपर में क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। सेल में जो है उसका इन्वायरमेंट और है, बाहर जो है वो इन्वायरमेंट और है, तो पानी जो है वो क्या करेगा, अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाएगा हाइपरटोनिक में। क्योंकि बेसिकली यही है ना कि वाटर की हाई टू लो मूवमेंट हो रही है, तो बाहर वाटर कम है, अंदर वाटर सेल की ज़्यादा है, तो वो सिंपली अंदर से मूव करके बाहर जाना शुरू कर देगा, तो अल्टीमेटली प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमिना देखने को मिलेगा। प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल होती है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में नॉर्मल सेल रहता है और टर्जिड हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो मूव करके अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो वैक्यूल के अंदर जाएगा, वैक्यूल प्रेशर जनरेट करेगा, सेल वॉल पर प्रेशर लगाएगा जिसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं और फिनोमिना को टर्गर बोलते हैं। जब आइसोटोनिक में रखा तो जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, हालांकि सेल को जो है वो ज़्यादा वाटर चाहिए अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए, तो सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा। और अगर हाइपरटोनिक में रख रहे हैं तो फिर श्रिंकेज का फिनोमिना प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा सेल, क्योंकि सारा जो वाटर है वो बाहर जाना शुरू हो गया है, अंदर टर्गर मेंटेन ही नहीं हो पा रहा, टर्गर प्रेशर ही डेवलप नहीं हो पा रहा, तो सेल की शेप भी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के बारे में आपको पता है कि लीफ के एपिडर्मिस में ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी होता है। अब यहाँ पे ये होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं इनको गार्ड सेल्स ने सराउंड किया होता है। डे टाइम में गार्ड सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं। अब ग्लूकोज बन रहा है तो वहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक होगा कंपैरेटिवली जो आसपास के एपिडर्मल सेल्स हैं उनके निस्बत। अब होगा ये क्योंकि वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो ऑस्मोसिस में यही होगा कि हमारे पास लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी वाटर की। तो वाटर जो है वो एंटर करेगा सेल में, ठीक है, जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनसे निकल कर जो है वो जाएगा गार्ड सेल्स में, और वहाँ जाकर जब गार्ड सेल्स में चला जाएगा तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे। जब वो स्वेल हो जाएंगे तो जो आप कह लें कि स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं जो उसके अराउंड होते हैं वो रिजिड हो जाएंगे। जब वो रिजिड हो जाएंगे तो उनके दरमियान एक पोर डेवलप हो जाएगा जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। नाइट टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो होती है गार्ड सेल्स में, तो फिर क्या होगा, बाहर वाले जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े हाइपरटोनिक होते हैं, तो अंदर से जो है वाटर मूव करके बाहर आना शुरू हो जाएगा और सेल जो है गार्ड सेल्स वो फ्लैसिड हो जाएंगे। जब वो फ्लैसिड हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो इस तरह ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। नाइट टाइम में स्टोमेटा बंद होते हैं और डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं। उसके रीज़न हमने देख ली क्यों होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको हम बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं।
आर्टिफिशियली जो सिंथेसाइज्ड हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स यूज़ करते हैं उनको हम बैक्टीरियाज़ को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम वायरसेस। बैक्टीरिया क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, वायरसेस कर लेते हैं, तो इस तरह हम इनकी सेपरेशन करवा लेते हैं। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें भी हम लोग जो है वो मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट्स को जो है वो वाटर से सेपरेट कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस तरह हम लोग जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को अपने पर्पसेस के लिए, अपनी बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं।